मधुर कीर्तिनगर में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति था। वह ट्रक ड्राइवरी का काम करता था। एक दिन जब वह गाड़ी साफ कर रहा था, उसके पास उसके मालिक का फोन आया। तुरंत उसने फोन रिसीव किया। जी सर, बताइए। मधुर, अभी क्या कर रहे हो और गाड़ी की स्थिति कैसी है? गाड़ी तो चकाचक है। बताइए कहाँ जाना है और किसका ऑर्डर उठाना है? कितना भार होगा? तकरीबन कहाँ तक जाना होगा? अरे अरे रुको रुको, बता रहा हूँ। एकदम से इतने सवाल मत पूछो और जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। जी सर, बताइए। अरे वो जो हमारे शहर के विक्रम है ना, कबाड़ का जो कारोबार करते हैं, उनके पास कुछ पुरानी गाड़ियां हैं, पुरानी कारें हैं जो उनको उनके पते पर पहुंचानी है। जाओ। अच्छा ठीक है सर। अपने बॉस धर्मेंद्र की बात सुनकर मधुर ने ट्रक स्टार्ट किया और तभी विक्रम की कबाड़ की दुकान पर चला गया। 10 मिनट में वहां पहुंच भी गया और उसने उनके बारे में पूछा। फिर उन्होंने पुरानी कारों को लोड करना शुरू कर दिया और सब कुछ करके उसने अपने बॉस धर्मेंद्र को सूचना भी दे दी। माल लोड कर खुशी खुशी गाना गुनगुनाते हुए वह अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ चला और इसी बीच उसने ये आधे घंटे में सफर तय भी कर लिया। वहां पहुंचकर उसने अपने बॉस धर्मेंद्र से बात भी कर ली। सारा माल अनलोड किया और अपने बॉस को सूचित किया। धर्मेंद्र ने भी मधुर को सहमति दे दी और इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन धर्मेंद्र ने मधुर को कहा, आज तुम्हें एक एरोप्लेन की बॉडी उसके ठीक समय पर पहुंचानी है। डिटेल्स विक्रम से ले लो। पर एरोप्लेन की बॉडी तो बहुत बड़ी होगी, उसे लॉरी में कैसे फिट करेंगे? वह सब मुझे नहीं पता, बस मुझसे बहस मत करो। जैसा कहा गया है वैसा करो। उस काम को सुरक्षित रूप से तुम्हें पहुंचाना है। ठीक है सर, उस एरोप्लेन को सही सलामत पहुंचा दूंगा, आप फिक्र ना करें। क्रेन की मदद से उसने एरोप्लेन की बॉडी को ट्रक के ऊपर रख लिया। उसे ठीक से सेट भी कर लिया ताकि हिलने डुलने पर वह टूटे ना। मधुर बड़ी सावधानी से ही गाड़ी चला रहा था। जब वह गाड़ी चला रहा था तो सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे और कुछ दूर जाने के बाद एक बस स्टॉप पर उसे एक व्यक्ति ने रोक लिया। अरे भैया, आज बस से नहीं चल रही, तुम अपने लॉरी पर बिठाकर हमें छोड़ दोगे? अरे कितना रोमांचित लग रहा है। एरोप्लेन पर बैठकर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। तुम हमारी मदद कर दो। कुछ देर सोचने समझने के बाद मधु ने उन्हें अपनी लॉरी में बिठा लिया। लोग काफी रोमांचित महसूस कर रहे थे कि वे एक हवाई जहाज के सफर कर रहे हैं। उस पूरे दिन मधु ने लोगों को उनके गांव में छोड़ा और इसीलिए वह काफी लेट हो गया। वहाँ अधिकारी ने कहा कि चूंकि उसको आने में बहुत देरी हो गई, अब वह डिलीवरी नहीं ले पाएगा। उसने डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया। वह विक्रम के पास वापस गया और वहाँ उन्होंने भी डिलीवरी लेने से मना कर दिया। अब उसके पास कोई उपाय नहीं रहा, इसलिए उसने अपनी जमा पूंजी से उस एरोप्लेन की बॉडी को खरीद लिया और टैक्सी की तरह ही उस ट्रक का इस्तेमाल करने लगा। कुशल मणिपुर में रहने वाला एक नाई था। पूरे कस्बे में सिर्फ उसका ही एक सलून था। सभी लोग कटिंग शेविंग के लिए लंबी कतारों में इंतजार किया करते थे। हे भगवान, यह नाई कब आएगा? 9 बज चुके हैं और अभी तक उसका कोई पता नहीं। मैंने तो ब्रश भी नहीं किया और सीधा यहीं आ गया। अरे तुम तो अभी आए हो, मैं तो सुबह 6 बजे से लाइन में लगा हूँ। यह सुनकर विट्ठल ने सलीम को कहा, मैं घर जाकर वापस आता हूँ, तुम मेरी जगह पे खड़े रहना। हाँ ठीक है, कोशिश करूंगा। जब तक मेरा नंबर आएगा मैं आ जाऊंगा वापस। ठीक है बेटा, पर थोड़ा जल्दी आना, 2 मिनट में वापस आता हूँ। विट्ठल भाग भाग कर घर पहुंचा। तब तक
कुशल गाना गुनगुनाते हुए दुकान पर आया। सभी इंतजार कर रहे लोग उससे देरी होने पर सवाल करने लगे, पर उसने सभी की बातों को अनसुना कर दिया और उसे लगा कि उसे इसका जवाब शायद नहीं देना चाहिए। मेरी इच्छा है मैं जब आऊं जब जाऊं, इससे तुम्हें क्या लेना देना। आओ बस लाइन में खड़े हो जाओ, अभी बुलाता हूँ सबको। कुशल ने दुकान खोली। तभी वीरू जाकर सैलून में बैठ गया। अरे उठो यहाँ से, तुम्हें किसने बोला आकर बैठने को। पहले मुझे दुकान की साफ सफाई करनी है और पूजा भी करनी है, उसके बाद बुलाऊंगा तभी आना। पिछले 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बस दाढ़ी बना दो चला जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बना दूंगा दाढ़ी, पर पहले जाकर बाहर चले जाओ। वीरू सीट से उठकर जाकर लाइन में खड़ा हो गया। कुशल ने साफ सफाई की और पूजा अर्चना के बाद दीप जलाया। फिर उसने अपना नाश्ता भी किया और ऐसे ही 1 घंटा वेस्ट कर दिया। फिर उसने वीरू को बैठने के लिए बुलाया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे कह ही नहीं सकता। वह अकेला दुकान का मालिक था, इसीलिए बस अपनी ही मनमानी करता था। जैसे दिल चाहे वैसे बिहेव करता था। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। एक दिन एक शहर में सैलून में काम करने वाले वीरू अपने माता पिता को देखने के लिए आए और फिर उसे समझ आया कि गांव में कोई आधुनिक सैलून नहीं है। इसीलिए उसने तुरंत कुशल की दुकान के सामने ही एक दुकान डाली और वहां पर अच्छे खासे म्यूजिक का भी इंतजाम किया। लोगों को अभिनंदन किया। लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने ऐसा सैलून पहले कहीं नहीं देखा था। बिल चुकाने के लिए पैसे भी ज्यादा नहीं लेता था और अब कुशल की दुकान के पास एक भी ग्राहक नहीं था और उसका धंधा बिल्कुल ठप पड़ गया था। अरे भाई विट्ठल, बड़े दिनों से तुम सैलून में नहीं आए, क्या हुआ? अगर तुम्हारी दुकान सैलून है तो ये सामने क्या है? वह कुशल का मजाक उड़ाकर वहाँ से चला गया। तभी सलीम चाचा नजर आए। चाचा, बहुत दिनों से तुम सैलून में नहीं आए, क्या हुआ? बाल नहीं कटवाने इस बार? देखो, आओ तुम्हारी हजामत भी बनाता हूँ, पैसे बाद में दे देना। कुशल, फिर आऊंगा। सभी ग्राहक उसकी दुकान पे नहीं आना चाह रहे थे, इसीलिए कुशल ने एक नया उपाय सूझा। उसने सोचा कि वह लोगों की कटिंग आग के जरिए करेगा, जो कि एक नया तरीका था। उसने लोगों को आकर्षित करने के लिए यह स्कीम निकाली। लोगों को दिखाना और आकर्षित करना चाहता था और इसीलिए दुकान के सामने खड़े होकर लोगों को बुलाया। आओ भाई, इधर आओ, पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा फायर कटिंग। जब भी पैसे हो तब भुगतान करना, इधर आओ। विट्ठल कुशल की दुकान पर बैठ गया। कुशल ने आग जलाई और उसके बाल काटने की कोशिश करने लगा, परंतु उसके बाल जल गए और विट्ठल चिल्लाने लगा। सभी गांव के लोग इकट्ठे हुए और कुशल को पीटने लगे। उस समय से उसने आग का प्रयोग बंद कर दिया और आसपास आने वाले लोगों को शेव करना और काटना भी आराम से शुरू कर दिया।